कभी इस बात का इंतजार था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, कभी इस बात का इंतजार था कि ईरान पर हमला कब रुकता है, तो कभी ये सोचा जा रहा था कि अच्छे रिजल्ट कंपनियों को कब आएंगे ताकि बाजार सुधरे और बाजार में पैसे लगाएं लोग, या फिर पैसा लगाएं तो पैसा कमाएं। लेकिन अब ये सारा इंतजार खत्म हो गया है। अब सबके दिमाग पे एक ही चीज सवार है, वो है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। जिस तरीके से क्रूड ऑयल ने अपनी चाल पकड़ी है, उससे सब कोई बिल्कुल डरा सहमा सा है। अब 48 से 72 घंटे में सोचिए 25% की बढ़ोतरी, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। और लग रहा है कि हालात में बहुत सुधार नहीं हुए तो अगर क्रूड ऑयल की रफ्तार ऐसी बनी रही तो पूरी दुनिया की रफ्तार थम जाएगी। और यही डर जो है ना, बाजार को इस वक्त सबसे ज़्यादा सता रहा है। और सिर्फ बाजार को नहीं सता रहा है, बाजार में पैसा लगाने वालों को सता रहा है, और जो बाजार से उम्मीद लगा के बैठे थे उनको सता रहा है। ये डर वाकई एक डर है, या फिर आपको लाइफ टाइम एक मौका जब मिलता है, क्या वैसा ही कुछ मौका दे रहा है वापस से क्या, या फिर डर वाकई किसी फंडामेंटल स्थिति को ज़्यादा चैलेंज कर रहा है क्या? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ बाजार के दिग्गज हैं जो वर्षों से बाजार में पैनी नजर रखे हुए हैं। पाइपर सेरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल साहब हैं। और मैं अभी सोच ही रहा था कि बाजार गिरे या उठे, लेकिन उनके पीछे का जो बैकग्राउंड है जरा फुल स्क्रीन पे दिखाइएगा। इतना कलरफुल रहता है कि बाजार गिरते बाजार में लोगों को जोश बना रहता है, उत्साह बना रहता है। इसी के साथ हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय जी भी हैं, दलजीत सिंह कोहली साहब भी हैं, और हमारे जियोजित इन्वेस्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में गौरांग शाह साहब आपसे करना चाहूँगा। खास वजह है कि बाजार ने इतनी रैली देख ली कि आपके कपड़े का जो ग्रीन कलर है, सी ग्रीन कह सकते हैं इसको, वो थोड़ी सी राहत दे रही है। कुछ खास वजह, या फिर आपको भी लगता है कि नहीं, तेल ने सबका तेल निकाल दिया है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को, मंच पर उपस्थित महानुभावों को, और आपको सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। थैंक यू सो मच सर। देखिए, पहली बार नहीं है कि हमने कच्चे तेल के दाम 120, 125, 130 डॉलर तक जाते हुए देखे। एक समय था जब हमने 150 डॉलर प्रति बैरल का भी भाव देखा था और लोग 200 डॉलर तक की बातें कर रहे थे। फिर उस 150 डॉलर के स्तर से नीचे लुढ़का तो मेरे ख्याल से करीबन 30 या 35 डॉलर पर आकर के रुका। और ये युद्ध शुरू होने के पहले 60-65 डॉलर के आसपास दाम थे कच्चे तेल के। तो ऐसा नहीं कि हमने ये परिस्थिति पहली बार नहीं देखी। हाँ, ये परिस्थिति थोड़ी विपरीत बिल्कुल है लक्ष्मण जी, क्योंकि ईरान और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और बुद्धिमानी जीव अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी जिद तो शायद थोड़ा और परेशान कर इस सकता वजह है। से भी है गौरांग शाह साहब। गौरांग शाह साहब, मेरी चिंता ये है कि कच्चा तेल 125 जाए, 150 जाए, हमें उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये कि डिमांड बढ़ने की वजह से जाए तब दिक्कत है। डिमांड बढ़ने की वजह से नहीं जा रही है, यहाँ तो दूसरा सप्लाई सिचुएशन है, वो एक अलग टेंशन है। मुझे अनुमति दीजिए, मैं स्पष्टीकरण इस पे भी दे देता हूँ। तो एक तरफ ये परिस्थिति को लेकर के ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी मांग आई है, या कोई चाइना या अमेरिका या फिर भारत जैसा कोई ऐसा खपत वाला बड़ा देश पैदा हो गया जिसके तरफ से इतनी बड़ी मांग आ रही है। ये परिस्थिति को लेकर के स्पेक्युलेटिव शॉर्ट टू मीडियम टर्म, छोटी से मध्यम अवधि के लिए उछाल हमने देखा है। हमने ये भी देखा है लक्ष्मण जी, पिछले बारी जब 120 डॉलर गया तो लुढ़क करके 90 डॉलर भी आया था, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी आई थी कि युद्ध में विराम और कुछ शांति प्रस्ताव पर दस्तावेज, हस्ताक्षर और मोहर लगेंगे। ऐसा नहीं हुआ और ये तनाव और थोड़ा बहुत खींच रहा है। कहने का तात्पर्य ये है, और एक सिर्फ कच्चे तेल के दाम के ऊपर के नहीं लक्ष्मण जी, रुपया भी अपने जीवन के निचले स्तर पर है। तो ये दो तरफा मार है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, आपके ऊपर और हमारे ऊपर। अब मैं इंतजार कर रहा हूं 4 मई का, जब 4 राज्यों के और एक यूनियन टेरिटरी के फाइनल और निर्णायक चुनाव के नतीजे आएंगे। उस रात को या 5 तारीख की सुबह पेट्रोल और डीजल के क्या दाम होंगे और हमें और आपको क्या चुकाना पड़ेगा, वो भी थोड़ी बहुत चिंता मुझे सता रही है। लेकिन जब कभी भी इस परिस्थिति पर विराम होगा, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा करेक्शन आपको कच्चे तेल में आते हुए दिखेगा। कब आएगा ये तो मैं भी नहीं बता सकता। यह दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो ये बताए कि नहीं इस समय पर विराम होगा और कच्चे तेल के दाम आपको 15-20% नीचे आते हुए दिखेंगे। तब तक के लिए मार झेलनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप 4-5 तारीख तक क्यों इंतजार कर रहे हैं। वोट तो पड़ गए, अब लोगों के ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कच्चे तेल के दाम का असर तो पेट्रोल डीजल के दाम तक कभी भी बढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपने कही कि रिजल्ट की बात, मुझे लगता है रिजल्ट से अब कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। बाजार तो अलग चाल में चला रहा है। एग्जिट पोल आया तभी बाजार कुछ सुनने को तैयार हुआ नहीं। सुदीप सर?
जी, बिल्कुल सही। और देखिए हमेशा ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्टेट इलेक्शन का बहुत ज़्यादा असर इकोनॉमी पे या कैपिटल मार्केट पे नहीं है। एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट ज़रूर आता है। तो मार्केट मेरे ख्याल से कल एग्ज़िट पोल से पहले से ही कुछ सेंटिमेंट बहुत अच्छा बन गया था। लग रहा था कि बीजेपी का जो यू नो जो इम्पैक्ट होगा या डिफरेंट स्टेट में, वो जो एक्सपेक्टेशन ओरिजिनली था उससे बेहतर होगा और राज्यसभा में उनके नंबर्स बढ़ेंगे इसके चलते। और मार्केट इसको थम्स अप दे रहा था। तो कल एक तरह से कह सकते हैं इरेशनल एक्सुबरेंस मार्केट में देखने को मिला था, जहां से करेक्शन बिल्कुल होने का ही था। और आज सुबह वही करेक्शन हम लोगों ने देखा है कि दुनिया भर की जो खबरें हैं, जैसे आप वरुण भाई बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे, कच्चे तेल का प्राइस आज बढ़ते-बढ़ते 125-26 डॉलर पर बैरल ब्रेंट का पहुंच गया है। साथ में रुपया भी 95 क्रॉस कर गया, ऑल टाइम लो पे है। तो ये सारे जो संकेत हैं मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। इसके साथ और एक चीज आई थिंक मार्केट मिस कर रहा है आज के दिन में, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, जो कि क्लाइमेटिक कंडीशन। जो हाँ। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी का बात करें, स्काईमेट की बात करें, सब लोग एल नीनो के वजह से डेफिसिट मॉनसून का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। और ये भी इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। तो ये जो सारे संकेत आज के दिन में बने हुए हैं, कुछ हद तक मार्केट इसको इग्नोर कर रहा था, क्योंकि वो एक यूफोरिया आ गया था कि बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन स्टेट इलेक्शन में रहेगा और उसके चलते थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट आ गया था। पर ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टेट इलेक्शन का ऐसा कोई बड़ा इंपैक्ट इकोनॉमी पे, मार्केट पे नहीं होता है और होगा भी नहीं। और इसी के कारण मार्केट आज करेक्शन दिखाया। अब देखिए 3 दिन का इंडियन मार्केट का छुट्टी है, पर ट्रम्प साहब का ट्वीट तो चलता रहेगा और जो ट्रूथ सोशल में पोस्टिंग चलता रहेगा। और ये एक मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में एक बड़ा ज्यादा उथल पुथल क्रिएट करता है। वेरी अनफॉर्चुनेट मैं ये कहूंगा, पर ये रियलिटी है और हम लोगों को इसके साथ जीना पड़ेगा। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि जो 4 स्टेट असेंबली इलेक्शन है, उसके रिजल्ट बहुत बीजेपी के फेवर में भी आ जाए, तो कोई वैसा रिफॉर्म वाला एजेंडा रुका हुआ है नहीं, जो रिफॉर्म का एजेंडा बिल्कुल रफ्तार पकड़ेगा और चल जाएगा। जो करना है वो अभी भी कर सकते हैं, जो करना है वो चुनाव के बाद भी कर सकते हैं। रिजल्ट अच्छा है, बीजेपी के फेवर में है या बीजेपी के खिलाफ है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा हमें लगता है। लेकिन रिजल्ट आता भी, लेकिन बाजार उसको अब गौन कर दिया। अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस को बाजार ज़्यादा गंभीरता से ले रहा है। अभय अग्रवाल साहब, आपकी रीडिंग क्या कहती है? देखिए, जो क्रूड की आपने बात की लक्ष्मण जी, वो गौरांग भाई ने जैसा कहा एकदम क्लियर है। ये एक सिर्फ एक हार्मोज स्ट्रेट की वजह की प्रॉब्लम है। इसमें ना कोई सप्लाई कम हो गई है, ना कुछ हम्म। डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सिर्फ एक हम्म। ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन है जिसकी वजह से सब लॉजिस्टिक्स हैं जो मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब वो तो उसकी वजह से जिसको तेल चाहिए वो हाई प्राइस पे ले रहा है। पर ये सिचुएशन बहुत जल्दी रिज़ॉल्व होगी, क्योंकि इतने हाई प्राइसेस ना बायर्स के लिए अच्छे हैं, ना सेलर के लिए अच्छे हैं। ओपेक जो बना था एज़ एन ऑर्गेनाइज़ेशन, वो इसीलिए बना था कि एक क्रूड के प्राइसेस वोलेटाइल ना हो, ना ज़्यादा नीचे गिरे, ना ज़्यादा ऊपर बढ़े, और सप्लाई और डिमांड को हमेशा मैच किया जाए। तो एक जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, हार्मोज स्ट्रेट की वजह से जो प्रॉब्लम है, वो देर सवेर रिज़ॉल्व हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्रूड का प्राइस जो अभी है वो वहाँ पे रहेगा। मेरा मेरा एनालिसिस है कि ये वापस 60-65 के आसपास, जो कि सेलर्स का जो ग्रुप है वो बना के रखता है, वहीं पे वापस जाएगा। तो इसको देखते हुए ज़्यादा डरें या कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी चेंज करें क्रूड प्राइसेस को हाई देख के, ये मेरी बिल्कुल भी एडवाइस नहीं होगी इस समय। और दूसरी तरफ जो इलेक्शंस की तो आपने बात की, मुझे लगता है नॉन इवेंट है इस समय। ना कोई डिस्कशन है, ना कुछ है। इनफैक्ट जो बहुत बड़ा सवाल जो आपने एक छोटे लाइन में कहा, वो ये है कि एज एन इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंटरनेशनल इन्वेस्टर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके पास इतना बड़ा मैंडेट है, क्लियर मैंडेट है, स्टेट बाय स्टेट, सेंट्रल लेवल, तो रिफॉर्म का जो एजेंडा है वो क्यों नहीं पुश हो रहा है? वो क्यों अभी भी हम काफी सारे डिसीजंस हैं जो अनाउंस कर देते हैं, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। आई थिंक इम्प्लीमेंट नहीं वो होता। एक ज्यादा बड़ा एक एक मेरे ख्याल से मुद्दा है, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स, बड़े फंड मैनेजर्स को बॉदर कर रहा है, rather than crude price or इलेक्शन रिजल्ट्स एज ऑफ नाउ।
हालांकि रिफॉर्म एजेंडा, मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि कोविड लाइक सिचुएशन है, कोविड लाइक हम लोग स्टेप्स उठाएंगे, तो माना ये जा रहा है कि रिफॉर्म एजेंडा जो कोविड के समय में सरकार ने अनाउंस किया था, शायद इस बहाने ही सही इस पे फिर आगे से सरकार तेजी से बढ़े। इस पे मैं आगे चलकर आऊंगा शो में। क्रूड पे इसलिए फोकस कर रहा था क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है ना, वो और डराने वाली है। वो कह रही है कि क्रूड की कीमतें जो है अभी की स्थिति से, उसने अनुमान दिया है $86 प्रति बैरल का, उसने अनुमान दिया है कि 26 में रह सकता है, और हालात बिगड़ गए तो ये $115 तक जा सकता है, और इससे पूरी दुनिया में जो है 35% क्रूड बिजनेस पर असर पड़ने की संभावना है। इस वजह से मुझे लगता है कि अगर हालात ठीक भी हो जाए तो मीडियम टर्म तक तो क्रूड आपको सताएगा ही सताएगा। दलजीत सर। जी हाँ लक्ष्मण जी, बिल्कुल सही बात है। मैं इनफैक्ट यही सोच रहा था कि बाकी सब लोगों ने इतना कुछ बता दिया है क्रूड के बारे में, तो अब बाकी बचा क्या है? तो बचा सिर्फ यही है, आपके पास बहुत रहता है हमें माल। समझना है कि एक होता है पेपर ट्रेडिंग और एक है एक्चुअल ट्रेडिंग है, जो शिप्स जो आ जा रहे हैं। तो अभी क्रूड में दो चीजें होंगी। एक तो ये कि बहुत सारा शिप जो है अटके हुए हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से। तो जब वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वो एकदम खुलेंगे, तो एक बार आपको शायद डिप भी दिखेगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस सब पूरे जो वॉर के इशू में बहुत बड़ी सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो ये जो इसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगा। तो जो सर अभी बोल रहे थे कि शायद $60-65 रहेगा। मेरा ये मानना है कि जो लॉन्गर टर्म अभी हमारा ट्रेजेक्टरी वो 85-90 के आसपास रहने वाली है। तो अब आगे के अगर ये 85-90 होती है, तो उससे हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर, जो ट्रेड बैलेंस, जो करंट अकाउंट बैलेंस, ये सब चीजों पे जो इम्पैक्ट होता है ना, वो हमें ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। अभी ये तो ठीक है, 125 हुआ, फिर 90 आ जाएगा, फिर किसी दिन 110 हो जाएगा। ये सब शॉर्ट टर्म गायरेशंस रहेंगे। बट इम्पॉर्टेंट समझना ये है कि ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि अब हम क्रूड की वो जो 60-65 वाली जो रेंज थी, उससे ऊपर निकल चुके हैं, और ये अब इस साल ऐसे ही रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे साल में आपको मार्केट इस तरह के 200-300 पॉइंट प्लस माइनस मूव दिखाता रहेगा, और आपको इसमें ट्रेडिंग टाइप का ही अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो ऑब्वियसली इस तरीके के जो भी मूव्स आते हैं, तो उसमें अगर आपका कोई अच्छा स्टॉक आपको 20-15% 10% सस्ता मिलता है, तो आपको लेके रखना है। बट एक मीनिंगफुल अपसाइड के लिए आई थिंक ये साल थोड़ा डिफिकल्ट है। मीनिंगफुल अपसाइड के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ा। एक सवाल और आपसे पूछूं दलजीत जी, फिर मैं गौरांग शाह सर के पास जाऊंगा कि अगर क्रूड, जैसा कि आपने कहा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का भी हवाला मैंने दिया, 85-86 के आसपास रहता है कुछ एक महीने तक मान लिया जाए, तो इसका इम्पैक्ट आपको कितने क्वार्टर तक दिखेगा कंपनियों के ऊपर? चूंकि ये सीएडी का बढ़ना, फिस्कल डेफिसिट का इशू, ये सारी चीज़ें तो आएंगी, लेकिन बहुत सारे सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर क्या है, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ 90% ऑफ द इंडस्ट्री जो है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर क्रूड से जुड़ा हुआ है, चाहे पेंट इंडस्ट्री हो, प्लास्टिक इंडस्ट्री हो, 50 तरह की इंडस्ट्री हो, जो रिन्यूएबल एनर्जी से सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। तो वो कितने क्वार्टर तक उस पर असर आपको देखने को मिल सकता है? तो पहला इम्पैक्ट हमको जून के नंबर्स में देखना शुरू होगा, और फिर सितंबर में काफी बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। क्योंकि देखिए, जनवरी फरवरी मार्च, ये फरवरी से शुरू हुआ, तो फेब और मार्च में तो आपके पास इन्वेंट्री पड़ी थी, आपने पुराना उससे काम चला लिया, आपके पास रॉ मटेरियल भी था, आपके पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी थी, तो आपने उससे अपना काम चला लिया। तो आपको जो ये अप्रैल में जो नंबर्स आ रहे हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। अब इशू आएगा जो अप्रैल से जो नया खरीदना शुरू किया, मई में खरीदेंगे, वो सब जून में आपको दिखाई, जून के नंबर्स में आपको जो जुलाई में नंबर्स आएंगे वहां दिखेगा, और फिर ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट सितंबर वाले नंबर्स में दिखेगा। तो मुझे ये जो लगता है, पिछली बार भी हमने मेंशन किया था कि हमें लगता है कि Q1 और Q2 से जो डाउनग्रेड का सिलसिला चालू होगा निफ्टी अर्निंग्स का और ओवरऑल BSE 500 अर्निंग्स का, वो आपको ज्यादा प्रोनाउंस दिखेगा अगले 2 क्वार्टर। तो ये गौरांग शाह साहब, ये अगले कुछ क्वार्टर तक इसका दिखेगा नंबर, तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा असर पड़ने वाली इंडस्ट्री कहाँ देख रहे हैं आप अभी, या फिर अगले कुछ क्वार्टर तक? तो देखिए लक्ष्मण जी, बहुत सारे क्षेत्र हैं जो निर्भर है, जैसे आप भी अभी बता रहे थे। मेरा मानना है पहला फटकार तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एविएशन सेक्टर की। आज हम शुक्रवार को जिस परिस्थिति थी, एटीएफ के जिस प्रकार से दाम बढ़े, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज,
टू सर्टेन एक्सटेंट कुछ हद तक ऑटो सेक्टर पर भी इसका असर पड़ सकता है। जो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स पे वाहन चलते हैं, उदाहरण के तौर पर पेट्रोल और डीजल पर, मांग दूसरी तरफ शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ज्यादा बढ़ सकती है और वो आंकड़े में अभी से दिखने लगा है। एफएमसीजी क्षेत्र पर भी इसका असर पड़ सकता है कुछ हद तक। तो मेरे ख्याल से ये प्राथमिक क्षेत्र है लक्ष्मण जी, जहां पर ये नए वित्तीय वर्ष के पहले और दूसरी तिमाही में, और जैसे अभी दलजीत भाई बता रहे थे, मेरा भी मानना है कि दूसरी तिमाही में शायद जो मार और फटकार है ये और पड़ सकती है, बशर्ते कि कोई अजूबा हो गया और धड़ाम से कच्चे तेल के दाम नीचे आ गए। एक बात जोड़ना और चाहूंगा, पिछले 2 दिनों में हमने सुना है कि यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस से 1 मई से अपनी जो मौजूदगी थी वो वापस ले ली है। अब उसका देखा देखी अगर बाकी अन्य देश भी ओपेक और ओपेक प्लस से अपने आप को बाहर करते हैं, इसका एक अर्थ जो मैं समझता हूं, मैं कितना सही गलत मुझे नहीं पता, कि आप अपने आप को जो बंदिशें थी उससे आप अपने आप को आजाद कर रहे हैं। आप प्राइसिंग भी डिसाइड करेंगे और आप कितना उत्पादन करेंगे वो भी डिसाइड करेंगे, और खुले मार्केट में कितना बेचेंगे वो भी डिसाइड करेंगे। अब तक वो ओपेक और ओपेक प्लस जो संस्था है वो कर रहे थे। तो ये पूरा जो मिश्रण है लक्ष्मण जी, वो मेरे ख्याल से जो छवि है उसका जो साफ साफ दृश्य जो है वो हमें मेरे ख्याल से आने वाले 3 या 4 महीने में दिखाई देगा। लेकिन मैं मानता हूं अगर ये परिस्थिति ऐसी ही रही या और बिगड़ी तो शायद हमें हमारी जो काल्पनिक उम्मीदें हैं बाजार में से इतना रिटर्न आएगा या ये क्षेत्र में से इतना रिटर्न आएगा, उस पर हमें जाकर के फिर से काम करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तिमाही में इस नए वित्तीय वर्ष में मेरे ख्याल से असर ज्यादा पड़ेगा। हालांकि यह है कि जो आपने यूएई की बात की, हम लोग इस पर चर्चा भी किए थे, तो एक राय निकल कर आए कि ट्रंप साहब चाहते भी थे कि ओपेक जितना कमजोर हो सके उतना अच्छा है, और यूएई इसी तरफ कदम उठाया। और दरअसल यूएई को भी लगता था कि भाई हमें अपने आप को मजबूत बनाना है तो हमें ओपेक से बाहर निकलना पड़ेगा। तो और एक चीज़ और आपने जो कहा तो मैं बता दूं दर्शकों के लिए कि अगले महीने प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं यूरोप, तो यूरोप जाने के दौरान 4-5 घंटे वहाँ रुकने वाले भी हैं। तो अटकल इस बात को लेकर हो रही है कि जब यूएई अलग हो ही गए ओपेक से, अपने हिसाब से तेल का प्रोडक्शन बढ़ाएं घटाएंगे, तो भाई हम अच्छे दोस्त, आइए हमारे साथ कुछ साझेदारी करिए, शायद ऐसे भी कुछ बातचीत निकल कर आए। तो एक सकारात्मक संदेश यहाँ पे आ सकता है। हाँ सॉरी गौरांग सर कुछ बोलना चाहते हैं? तो ये अगर होता है ना, तो फिर अगर वो आयात निर्यात कच्चा तेल का होगा, जो भी देश ओपेक प्लस से बाहर निकलते हैं उसमें डॉलर नहीं होगा, जहां तक मेरी जानकारी है। मेरे ख्याल से वो लोकल करेंसी डिनोमिनेशन में होगा, यानी कि ईरान और इंडिया की करेंसी, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपने सही कहा, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन जो अभी दलजीत सर कह भी रहे थे कि क्रूड का बढ़ना जो सिर्फ क्रूड का बढ़ना तक नहीं रुकेगा, आगे चलकर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट पर असर पड़ेगा। तो इन सबको काबू करने के लिए जो सरकार कदम उठाएगी उसको ये मार्केट अभी से भांपना शुरू कर दिया है क्या सुदीप सर? देखिए 2 चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। पहली बात तो गौरव भाई सेक्टर्स की बात कर रहे थे, उसमें मैं जोड़ना चाहूंगा लक्ष्मण जी 2 सेक्टर। एक फर्टिलाइजर, यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है और हम लोग को ये रियलाइज करना पड़ेगा, सरकार का सबसे बड़ा सब्सिडी फर्टिलाइजर को आज के दिन में जब नॉर्मल स्थिति था तब जाता था, और अभी फर्टिलाइजर सेक्टर में चारों तरफ से मार पड़ा है। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर ट्रांसपोर्ट, फर्टिलाइजर इंपोर्ट, हर तरह से इस सेक्टर को मार पड़ा है। तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा सेक्टर जहां पे हम लोग ग्रीन शूट्स देख रहे थे पिछले क्वार्टर जब नतीजे आए बहुत दिनों के बाद, स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, यहाँ पे भी जबरदस्त मार पड़ेगा। ये पेट्रोल प्राइसेस, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ऊपर जाने के कारण और जो सप्लाई चेन डिसरप्ट होने के कारण। तो मैं सिर्फ ये जोड़ना चाहता था गौरव भाई के जो कमेंट है उनके साथ। अब आपकी जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, सरकार की तरफ से क्या ठोस कदम लिए जा सकते हैं और क्या सरकार की तरफ से तैयारी हो सकती है, मेरे ख्याल से बहुत सारा तैयारी की जरूरत है और ये करना भी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ रहे हैं। जो पहले हम लोगों ने देखा था कि 60-70 ये रेंज में डॉलर पर बैरल ब्रेंट चल रहा था, और हमारा जो बजट था वो भी इसी हिसाब से बना हुआ था। यूनियन बजट जो बना है ये भी 70 के आसपास क्रूड ऑयल का प्राइस लेके बना हुआ था। अब वहां पे न्यू नॉर्मल अगर सब लोग कह रहे हैं कि 90 के आसपास रहेगा,
तो एक एक कंप्लीटली डिफरेंट पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है 125 150 ये सब छोड़ भी दीजिए, अगर 90 भी रहता है पर $90 पर बैरल ब्रेड, तो वो भी एक न्यू नॉर्मल हो जाएगा और उसके लिए हमारे जो बजट है, हमारा जो फिस्कल है, हर चीज पे बहुत स्ट्रेस आएगा और करेंसी का हाल तो हम देख ही रहे हैं। मैं एक चीज और अभी यहाँ पे आपको लक्ष्मण जी 1 मिनट के लिए बताना चाहूंगा। देखिए, एफआईआई की तरफ से पैसा आना जाना वो एक डिफरेंट डायनामिक्स है और यहाँ पे करीब 50 बिलियन जा चुका है ऑलरेडी। पर अगर 1 मिनट के लिए आप इसको भूल के एफडीआई पे फोकस करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसका मार्केट के ऊपर नीचे से कोई लिंक नहीं है, जो कि लॉन्ग टर्म निवेश देश में की बात हो रही है, वहां पे हम लोग बहुत बहुत पीछे हैं और नेट एफडीआई 0 के बराबर है पिछला 1-2 साल में। और यहाँ पे जबरदस्त काम करने की अपॉर्चुनिटी है, तभी आपका फिस्कल सुधरेगा, तभी आपका करेंसी पे प्रेशर कम होगा, तभी आपका बजट बैलेंस होगा। जब तक आप ये नहीं कर पा रहे हो, आप इतना 85-90% आपका ऑयल इंपोर्ट होता है और ऑयल प्राइस इतना बढ़ गया है, आपके लिए संभालना मुश्किल है अगर आप एफडीआई अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। और उसके लिए एक वार फुटिंग पे कदम लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे ये थोड़ा शायद हार्श है, बहुत एफर्ट लगता है पॉलिटिशियंस का, सरकार का भी बहुत एफर्ट लगाते हैं सब लोग इलेक्शन जीतने के लिए। बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए, पर एक लेवल तक ये एफडीआई के लिए भी वो स्थिति आ गया है, वैसा एफर्ट लगाना जरूरी है आज के दिन। नहीं नहीं, एफडीआई से फायदा ये भी होता है ना कि एफआईज तो आज आए कल निकाल के चले जाएंगे, वो इस तरह से उतार चढ़ाव आता रहता है। एफडीआई में तो ये है कि आप ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका दूसरे तरह से इकोनॉमी पे बड़ा लंबा असर पड़ता है। और आपने जो कहा, कई सारे सेक्टर में अभी भी पोटेंशियल है और प्रस्ताव आगे बढ़ा था, सरकार ने बातचीत भी की, जो हुआ नहीं। मिसाल के तौर पे बैंकिंग सेक्टर उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जहां पे सरकारी बैंकों में एफडीआई की सीमा बढ़ानी थी, तो वो भी एक बड़ा पोटेंशियल है। ऐसे कई सारे जगह हैं जहां पे सरकार को रिफॉर्म एजेंडा के तौर पे तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा। एफडीआई उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक चीज़ और, एफडीआई पे भी आऊँगा मैं, लेकिन एक चीज़ मैं अभय अग्रवाल से आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब सरकार अब बड़े कदम उठाएगी, अब इलेक्शन खत्म हो गया, सबसे ज्यादा कह सकते हैं, हिंदी में हम लोग कहते हैं अवश्यंभावी, मतलब जिसको टाला ही नहीं जा सकता, वो है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेगा। इसमें कोई शक नहीं। अब 4 रुपए बढ़े, 5 रुपए बढ़े, 10 रुपए बढ़े, 20 रुपए 25 रुपए के अंडर रिकवरी है, तो बढ़ना तो तय है ही। अब सवाल यह है कि जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, इसका असर डिमांड पे पड़ेगा, और डिमांड पे पड़ेगा तो ये इसका अलग अलग सेक्टर पे असर पड़ना शुरू हो जाएगा। ये कितना एक चिंता की बात है? आप म्यूट पे हैं से शायद। देखिए, बिल्कुल चिंता की बात है, क्योंकि जो हम अभी डिमांड देख रहे हैं, कंजम्पशन डिमांड इंडिया में काफ़ी रोबस्ट है। जो हमने पिछले क्वार्टर में देखा, जो रिजल्ट्स भी आए अभी एफएमसीजी कंपनीज़ के, ऑटो कंपनीज़ के, डिमांड रोबस्ट है। पर वो एक प्राइस पॉइंट पे है। अब किसी ने ये टेस्ट नहीं किया कि अगर वो प्राइस बढ़ेगा, तो वो डिमांड पे क्या सेंसिटिविटी है उसकी, और अनफॉर्चुनेटली कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये डेटा शेयर भी नहीं करता है। तो लोगों को अपना एनालिसिस करना पड़ता है, और अभी सिंस डेटा अवेलेबल नहीं है, तो लोग अपने-अपने हिसाब लगा रहे हैं और प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एक जीडीपी की जो ग्रोथ है, उस पे पर 5% इंक्रीज इन पेट्रोल पंप प्राइसेस, जो पंप प्राइसेस जिसको हम कहते हैं, अगर उसमें बढ़ेगा तो डिमांड और इकोनॉमिक ग्रोथ कितना गिरेगा, तो पर नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। नाउ अब क्या हो रहा है लक्ष्मण जी की, हम एज अ देश, हमारा ये रेपुटेशन बन गया है और हम उसी में खुश हैं कि जब क्राइसिस होता है तब हम कुछ करते हैं, और वो कई बार टू लिटिल टू लेट वाला हिसाब हो जाता है। अब हमको मालूम है कि इसका प्राइस बढ़ेगा, पर मेरी उम्मीद थी फ्रैंकली कि सरकार जो रिन्यूएबल पूरा सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी का, जहाँ पे हम हमारे देश में सन पावर प्लस विंड पावर की कोई कमी नहीं है, पर आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा उन सेक्टर्स को। तो वहीं पे हम जो आत्मनिर्भर की बात करते हैं, एनर्जी इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस की, वो वैसे ही होगी, पर उसमें भी कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं है। दूसरी तरफ जो भी सरकार अनाउंस करती है,
वो एक पॉलिटिकल अनाउंसमेंट रह जाते हैं, उसकी कोई ब्यूरोक्रेसी के थ्रू फॉलो थ्रू नहीं होता है। मतलब मैंने देखा है, मेरा रियल एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद वो वेबसाइट्स भी अभी तक नई एप्लीकेशन ले रही हैं, जो सरकार ने 2 महीने, 3 महीने पहले जिनका प्लान्स का या नई स्कीम्स का अनाउंसमेंट किया था। तो आई थिंक ये एक बड़ा मुद्दा है। ये तेल के प्राइस तो ऊपर-नीचे होते रहेंगे, इलेक्शंस भी आते-जाते रहेंगे, पर एज़ अ कंट्री हम रिफॉर्म अनाउंस करने के अलावा रिफॉर्म कितना कर रहे हैं, वो एक बहुत बहुत चिंता का विषय है इस समय में, अगर आप ले कहूँ, और बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि जो एफडीआई की अभी बात हुई, सुदीप जी ने कहा, क्यों नहीं आ रहा है एफडीआई? हम कहते हैं कि इंडिया सबसे बड़ा ग्रोथ मार्केट है, और है, पर उस ग्रोथ मार्केट में हम क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं? बहुत सारे उसके इश्यूज़ हैं। तो एक सेपरेट चर्चा का विषय है मेरे ख्याल से ये, लक्ष्मण जी, और आप इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। पर मुझे लगता है कि ये जो शॉर्ट टर्म चिंताओं को छोड़ के अगर लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल क्रिएट करना है हमको, तो रिफॉर्म्स पे और रिफॉर्म के एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म है तो हमें रिफॉर्म के एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, सिवाय इसके कि हम इसकी घोषणा करते रहे। दलजीत सर कुछ इसमें ऐड करेंगे? लक्ष्मण जी, जो एग्जीक्यूशन की बात है वो तो बहुत बहुत बड़ा लैकिंग इफेक्ट है हमारे यहाँ। हम लोग हमेशा से देखते हैं, ये हिस्टोरिकल है कि बहुत सारी चीजें हम अनाउंस करते हैं और फिर वो उसमें टाइम लैग और कॉस्ट ओवररन, ये सब हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। आई डोंट थिंक कि वो इमीडिएटली चेंज होने वाला है कि कुछ ऐसा सडनली मैजिक वैंड आएगा और हम सब कुछ ठीक कर पाएंगे। बट हाँ, इस समय की जो स्थिति है उसमें आपको जो सरकार की तरफ से एक तो सपोर्टिंग हैंड चाहिए, जो इम्पैक्टेड सेक्टर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनको सपोर्टिंग हैंड चाहिए। देखिए, अभी तक हमारी मार्केट जो है ना, वो एक पॉइंट पे बहुत खुशी से चल रही थी कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत बढ़िया है, इसलिए हमें ग्लोबली क्या हो रहा है उसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। पर इस तरीके की जो सिचुएशन, अगर ये क्रूड का भाव रहा और इन्फ्लेशन पे जो इफेक्ट आएगा, तो वो हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी है उसमें भी एक बड़ा डेंट आ सकता है। आप सिंपल सा एग्जांपल समझिए कि जो आपने जीएसटी का रिफॉर्म किया, वो आपका पूरा वेस्ट हो गया। अभी आज की डेट में आपने जीएसटी का जितना बेनिफिट आना था, अब मसा जाकर के इस बार के क्वार्टर के नंबर्स में, एफएमसीजी में, ऑटो में नंबर वो दिखना शुरू हुए। लेकिन उसके पहले ही अब आपका ये इन्फ्लेशन और उसके बाद आपका जो ये एल नीनो का इम्पैक्ट, जिसकी वजह से आपको ड्रॉट जैसी सिचुएशन बहुत सी जगह पे देखने को मिलेगी। तो ये 20 साल या 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि आईएमडी ने इतना जल्दी ऐसा प्रेडिक्शन किया है कि हमारा जो मानसून का स्थिति है वो काफ़ी खराब रहने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में आपकी स्थिति और बिगड़ रही है, और उसमें आपको खाली अभी तक ये पॉलिटिकल रिफॉर्म और ये सब बातें करके रखेगा, टाइम पास करना है, तो फिर कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। प्राइस बढ़ेगा, मार्केट उसको इमीडिएटली नेगेटिव होगा, शायद ₹20 बढ़ाओगे, ₹10 पेट्रोल बढ़ाओगे, वो नेगेटिव होगा, लेकिन वो 4 दिन बाद एडजस्ट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है कि आप उस जो लोग इम्पैक्टेड हैं उनको उसके साथ में क्या सहूलियत दे रहे हो, क्या सपोर्ट कर रहे हो। और आई डोंट थिंक, एक चीज़ जो होती है हमारे यहाँ, एक बहुत बड़ा फिक्सेशन है फाइनेंस मिनिस्ट्री में कि हमको फिस्कल डेफिसिट पे जो नंबर हमने अनाउंस कर दिया, उसको हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, उसको हम बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं। तो वो एकदम सैक्रोसैंक्ट है। अच्छी बात है, आप उसको रखिए, मगर जब इस तरीके की सिचुएशन है, तो वहाँ एक 10-20 बेसिस पॉइंट का अगर आपको हिलना-जुलना पड़े, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा बोल्ड इम्पैक्ट एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हालांकि जब फिजिकल डेफिसिट के साथ कंप्रोमाइज़ करने की बात होती है, जब इसमें थोड़ी सी ढील देने की बात होती है, तो आप ही बाजार के लोग जो है सरकार को भर भर के गालियां देते हैं और बाजार उसको बड़ा ही निगेटिवली लेता है कि ये क्या, कौन सी बात हो गई, आपका कोई वित्तीय अनुशासन है नहीं। तो बाजार दोनों तरफ से खुश रहता है, दोनों तरफ से निराश भी होता है। लेकिन एक चीज़ जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आपने मानसून वाली बात कही, मैं उस पर आगे चल कर आना ही चाह रहा था। अच्छा कि आपने जिक्र कर लिया। अभी क्रूड शॉक अभी बाजार में आ चुका है। क्रूड शॉक का असर 1-2 क्वार्टर तक दिखेगा, तब तक मानसून आ जाएगा। मानसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला, अच्छा खराब रहने वाला है, इस बात का अनुमान आ गए हैं, इसमें कहीं कोई शक है नहीं। यूजुअली आईएमडी थोड़ा सा कंजर्वेटिव अनुमान देती है, लेकिन इस वक्त कह रहा है कि सामान्य से कम है, इसका मतलब स्थिति ज़्यादा खराब रहने वाली है। और मानसून का खराब होना खास तौर से रूरल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। गौरांग शाह सर, पिछले दिनों जब डिमांड उठना शुरू हुआ था,
तो डिमांड में ज़्यादा मजबूती दिख रही थी ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन अब ये मानसून का खराब होना, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर मांग में कमी आती है तो ये तो मुझे लगता है कि ज़्यादा गहरा चोट पहुंचाएगा। दोनों में, ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण में, और लक्ष्मण जी, और हम अभी भी एग्रेरियन इकोनॉमी है। हमारी आबादी की एक बड़ी जनसंख्या जो है प्रतिशत के रूप में, वो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है और वहां पर निर्भर है। सरकार के तरफ से अनेक प्रयास किए गए हैं, लेकिन अगर मेघराज का आशीर्वाद नहीं रहा और वर्षा ऋतु जिस प्रकार से होनी है और जो फैलाव होना है वो नहीं हुआ, तो स्वाभाविक है जो पैदावार है, कृषि पैदावार, उस पर असर पड़ेगा। अगर पैदावार ठीक से नहीं हुई तो इनकी जो आय है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट के द्वारा जो मिलता है, उस पर असर पड़ेगा। आय अगर कम होगी तो खर्च करने की ताकत कम हो जाएगी, और खर्च करने की ताकत कम हो जाएगी तो आप अपने सीमित दायरे में, सीमित मांगों में रहेंगे और आप ज्यादा एस्पिरेशंस नहीं रखेंगे। तो अगर ये और एक बड़ा जो योगदान आता है लक्ष्मण जी, चाहे वो एंट्री लेवल टू व्हीलर्स हो, एंट्री लेवल फोर व्हीलर्स हो, खाने पीने की पदार्थ, अपने घर को मजबूत करने के लिए सीमेंट और लोहा इस्तेमाल करने की बात हो, आधुनिक उपकरण करने की बात हो, या फिर अपने जो चाहत है आप में और आपकी जो मांग है वो बढ़ने की आकांक्षा हो, वो सब में आपको कमी करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बलिदान देना पड़ेगा। और इसका असर मेरे ख्याल से सभी क्षेत्रों पर पड़ेगा, खास करके एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो क्षेत्र पर कुछ हद तक पड़ेगा, और नतीजों में मेरे ख्याल से इसके कारण आपको दबाव आता दिखेगा। और जब आपकी एक बड़ी जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, और मैं ये मानता हूं, मेरी उम्मीद है लक्ष्मण भाई, ये पूर्व अनुमान है मौसम विभाग से, कुछ महीने बाकी है वर्षा ऋतु को आने के लिए। अगर तापमान में परिवर्तन होता है और वो जो एल नीनो का इम्पैक्ट है वो अगर कुछ कम हो जाता है और बादल थोड़े बहुत सहारा देते हैं और उम्मीद से थोड़ा बहुत भी कम होता है, तो मेरे ख्याल से ये एक सूरत हाल ऐसी होगी जहां पर जो अनुमान था उससे थोड़ा बहुत कम हमें नुकसान झेलना पड़ेगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। चलिए, उम्मीद करते हैं कि गौरांग शासर का जो ये है, जो कह सकते हैं, इनको श्री कृष्ण भी कहा जाता है, गौरांग शब्द का हिंदी अर्थ मैं देख रहा हूँ, तो श्री कृष्ण की बात को शायद इंद्र देवता सुन लें और शायद आईएमडी के पूर्वानुमान उतने खराब ना हो जितना कि आईएमडी दे रहा है, तो शायद डिमांड में उतनी कमी नहीं आएगी। लेकिन फिलहाल जो एफएमसीजी सेक्टर है, अभय अग्रवाल साहब जो चमक रहे हैं, सबसे ज़्यादा रौनक दे रहे हैं, अच्छे अच्छे रिजल्ट के सहारे, अच्छे डिमांड के सहारे, उनका फ्यूचर ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा अब ऐसे में? देखिए, अगर जैसा गौरांग भाई ने कहा, अभी ये एक एक्सपेक्टेशन है और वेदर को प्रेडिक्ट करना लोग ट्राई करते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कोई साइंस अभी तक बन पाया है डिस्पाइट ऑल द स्पेस टेक। और नहीं, लेकिन इसमें अग्रवाल साहब मैं जोड़ूंगा कि ये 4-5 साल पहले की घटना थी, जब मौसम विभाग का अनुमान सही नहीं होता था। अब तो इतना सही होता है कि मैसेज आते हैं कि आपके आसपास बारिश होने वाली है और बारिश हो जाती है। अब उतना ये नहीं रहा, अब थोड़े से भरोसेमंद अनुमान आते हैं वैसे। हाँ, लेकिन उम्मीद नहीं करेंगे कि ये भरोसेमंद ना हो, ये अनुमान गलत हो जाए। अगर ये अनुमान सही है, तो ये एक बहुत प्रॉब्लम रहेगी सारी एफएमसीजी कंपनीज के लिए, ऑटो कंपनीज के लिए। और वो इसलिए कि पिछले 4-5 साल से हमने पुअर मानसून देखा नहीं है, टेस्ट नहीं किया है उसको मार्केट ने, क्योंकि अच्छी बारिश हुई है 4-5 साल से। पिछले साल कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि शायद मानसून बराबर नहीं होगा, वो भी ठीक निकला। तो 5 साल से लगभग मार्केट ने इस प्रॉब्लम को झेला नहीं है। तो अगर ये प्रॉब्लम सडनली आती है तो डेफिनेटली जो रूरल मार्केट है और जो सेमी अर्बन मार्केट है, वहां पे डिमांड पोस्टपोनमेंट जरूर होगा, क्योंकि अगर किसान है वो सेवर नहीं होते हैं। किसान जी, आप देखें तो किसान की जो इकोनॉमिक लाइफ साइकिल है, वो पैसा बोरो करता है जब उसको फसल लगानी है, और जब फसल काट के वो बेचता है उसके पास पैसे आते हैं, और उस पैसे को वो कंजम्पशन में लार्जली लगाता है, अपना घर बनाने में, टू व्हीलर खरीदने में, या फिर घर का काम कराने में, या घूमने फिरने में। तो वो अगर उसके हाथ में पैसे नहीं आए तो वो डिमांड पोस्टपोनमेंट 100% होगी, और इसका 2-3 क्वार्टर तक इम्पैक्ट हमें दिखेगा, अगले मॉनसून तक का वेट करना पड़ेगा।
तो आई थिंक ये एक डेफिनेटली हर साल जब मानसून का सीजन आता है तो मार्केट इसी रिस्क से जूझता है। पिछले 5 साल से तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है। अब इस साल क्या होगा, अगर बारिश ठीक से नहीं हुई तो वो नेगेटिव डेफिनेटली होगा। कितना नेगेटिव होगा वो देखना पड़ेगा लक्ष्मण जी। लेकिन तो अभी अभी हम लोग क्या करें? जो एफएमसीजी के नंबर आ रहे हैं, अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं, ये इन नंबरों के सहारे अगर कोई एफएमसीजी सेक्टर में एंटर करना चाहता है तो करे कि ना करे? सुदीप सर। ये एफएमसीजी मैं मानता हूँ 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश में, और अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, इन स्पाइट ऑफ जो भी हेडविंड था, हाँ, मतलब कोई कोई क्वार्टर में ऐसा तो है नहीं कि साबुन लगाना बंद कर देगा, शैम्पू खरीदना बंद कर देगा, ऐसे तो करेगा ही करेगा। जी, जी। पर ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे हम सब लोग बात कर रहे हैं कि अगर मॉनसून ठीक नहीं होता है और ये इन्फ्लेशन आ जाता है क्योंकि कच्चे तेल के दाम ज्यादा है, पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस बढ़ता है, तो एक लेवल का इन्फ्लेशन इकोनॉमी पे आएगा, तो ये डिमांड को दोनों तरफ से हिट करेगा। एक तो प्राइसेस बढ़ेंगे, दूसरे तरफ से मॉनसून ठीक ना होने के कारण कमाई कम हो जाएगा। तो ये एक रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होगा डिमांड के लिए, और उसके चलते पीपल डाउन ट्रेडिंग करेंगे, लोग डाउन ट्रेडिंग करेंगे, और बहुत कुछ होने वाला है अगर ऐसा स्थिति बनता है। तो इस माहौल में एफएमसीजी में भी प्रेशर रहेगा। पर मैं ये मानता हूं कि अगर बाकी सेक्टर, अब ऑटो की बात करें, कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें, ये सब सेक्टर के कंपैरिजन में एफएमसीजी में ये दबाव थोड़ा कम होगा। दबाव रहेगा पर कम होगा, क्योंकि लोग खाना नहीं बंद कर देंगे, साबुन लगाना नहीं बंद करेंगे, डाउन ट्रेडिंग जरूर करेंगे। तो अगर आपको ये माहौल में, नेगेटिव सिचुएशन में, अगर आपको एक ऑप्शन ढूंढना है तो मुझे लगता है एफएमसीजी सही ऑप्शन। और 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, आप निवेश करिए, निवेशित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखेंगे एफएमसीजी सेक्टर में हमारे जो कंपनीज है, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी, सदियों से काम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, अच्छे प्रोडक्ट्स है, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स है, तो एक क्वार्टर अच्छा नहीं हुआ तो आगे चल के उनका नतीजा ठीक आएगा, परफॉर्मेंस ठीक आएगा, वैल्यूएशन भी ठीक हो जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है। अगर आप एफएमसीजी में निवेशित है, निवेशित रहिए। अगर आप निवेश करना चाहते हैं इस टफ मार्केट कंडीशन में, एफएमसीजी कैन बी अ गुड सेक्टर। बिल्कुल आपने सही कहा, लॉजिक भी आपका सही है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें एक चीज़ ऐड ये करूंगा कि जब इस तरह के इनकम में कमी आती है, खासतौर से रूरल एरियाज़ में, तो तुरंत बाइक की डिमांड पे, ट्रैक्टर की डिमांड पे, ये सब चीज़ें जिसके बिना काम चल सकता है, जैसा कि मैंने कहा शैम्पू साबुन के बिना काम चला भी लेगा आदमी, काम नहीं चलेगा वो तो खरीदना है, लेकिन ये सब चीज़ें थोड़ा सा सेमी लग्जरी, कैसे लग्जरी तो ऐसा रहा नहीं, ये सब चीज़ें उस पर असर पड़ जाता है, उन कंपनियों के रिजल्ट पे दिखने लग जाते हैं। तो वहाँ पे क्या हमें थोड़ा सा कंजर्वेटिव व्यू लेना चाहिए क्या दिलजीत जी? जी हाँ, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है जब आपके इनकम लेवल पे इम्पैक्ट आएगा, तो वहाँ आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। बट हम जो अगर अपने मार्केट का वो देखें, तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पिछले काफ़ी समय से वैसे भी कुछ परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है। तो जो भी हम कंजम्पशन की बात करते भी हैं, तो उसमें एस्पिरेशनल कंजम्पशन ही ज़्यादा चल रहा था। अगर ऑटो में भी जा रहे थे, तो जो प्रीमियम गाड़ियाँ बेच रहे हैं, उनकी काम ज़्यादा चल रहा था। घड़ियों में जा रहे हैं, वो जो महँगी घड़ियाँ बेचते हैं, उनका ही काम चल रहा था। तो ये जो स्टेपल वाला जो एफएमसीजी आपने बोला, जो स्टेपल वाला काम है, जो ये शैम्पू-वैम्पू, साबुन वाला, वो तो वैसे भी कोई ख़ास ऐसा ग्रोथ का, आज भी यूनिलीवर के नंबर आए हैं, 6% ग्रोथ है। तो उसके लिए आप 60 टाइम, 80 टाइम मल्टीपल देने वाले हो, तो आई डोंट नो हाउ मच यू विल मेक मनी। तो पॉइंट ये था कि एस्पिरेशनल इनकम के ऊपर हम लोग जा रहे थे, और हमारा देश भी उसी तरफ बढ़ रहा था कि हम लोग अब डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ेंगे, तो लोगों का कंजम्पशन का तरीका, महँगी चीज़ें खरीदना, बड़ी चीज़ें खरीदना, वो सब पे चलेगा। नाउ अगर वो सब में इम्पैक्ट आता है, ये रूरल इकोनॉमी से हट के है, जो अर्बन इकोनॉमी पे है, बट रूरल इकोनॉमी में ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट होता है। अगर हम अपने घर में गाड़ी रखते हैं, तो हम एक ड्राइवर रखते हैं, वो ड्राइवर अपने घर में कुछ पैसा भेजता है, राइट? तो अगर हमारे पास बड़ी गाड़ी होती है, तो उसके लिए ड्राइवर की सैलरी भी बड़ी होती है। इस तरीके की जो ये चेन इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है, और ये अभी मुझे लगता है कि अगले जो ये इस तरीके की अगर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, और जो हम बात कर रहे हैं मानसून का इम्पैक्ट, इसका वजह से आने वाले समय में डिस्टर्ब रहेगा। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। हम लोग एज़ अ डिस्क्लोज़र इस अपॉर्च्युनिटी जो अभी ये जो मार्केट में
थोड़ी रैली आ रही है ये सब कंजम्पशन स्टॉक्स में बिकॉज ऑफ गुड नंबर्स ऑफ अप्रैल, तो उसमें हम इसको मतलब रिड्यूस करने की कोशिश करें। बिल्कुल, दरअसल मैं सोच ही रहा था कि ये एक बड़ा फैक्टर है जो आपने बहुत ही फैक्चुअली रखा दलजीत जी। लेकिन एक चीज़ और है जो पता नहीं आप में से कौन इसका जवाब देंगे, नहीं जवाब देंगे तो मैं शो के बाद निकल कर फ़ोन करूंगा किसी अपने जानने वाले को कि चक्कर समझ में नहीं आ रहा है, बाजार को कुछ दिक्कत है क्या, कुछ ऐसी दिक्कत है जो हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। पहले जो है ट्रंप साहब के टैरिफ का मामला आया, वो निपटता हुआ दिखा तो ईरान पर हमला हो गया, फिर क्रूड ऑयल आ गया, अब वो निपटता दिख रहा है तो मानसून खराब हो रहा है, ये आ गया। तो किसी ज्योतिष वगैरह से पूछना चाहिए कि भाई ग्रह दशा जो है बाजार का ठीक ठाक चल नहीं रहा है। और गौरांग शाह साहब थोड़ा सा सात्विक दिखते हैं। गौरांग साहब कभी आपने ध्यान दिया ग्रह दशा देखते नहीं देखते हैं आप? नहीं, मैं सभी पंडितों को और सभी जो महानुभवी है इस क्षेत्र के, उनको शीश झुकाकर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा लक्ष्मण जी, बाजार आपके सामने ऐसी ऐसी परिस्थिति ला करके खड़ा कर देगा और आपको ऐसी ऐसी चुनौतियों में आपको विटनेस बॉक्स में, कटहरे में ला करके खड़ा कर देगा। आप कितना, आपके पास क्षमता है उसको समझने की, उसको झेलने की और जोखिम उठाने की, उस पर निर्भर होता है। देखिए, हम हर बार सुनते हैं ना लक्ष्मण जी कि शेयर बाजार सभी जोखिमों के अधीन होता है, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो कभी कभी कुछ पहलू अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आ जाते हैं, तो कभी कभी कुछ दुर्घटना राष्ट्रीय स्तर पर हो जाती है। लेकिन हमें ये छोटी और मध्यम अवधि की जो विचारधारा है ना, उससे परे, उससे ऊपर उठना चाहिए। और अगर आप इतिहास निकाल करके देख ले शेयर बाजार का या फिर बाकी अन्य 4-5 एसेट क्लासेस का, क्रिप्टो को छोड़ करके, क्रिप्टो के बारे में मुझे ना तो ज्ञान है और ना ही मैं उधर जाना चाहता हूँ, तो लंबी अवधि में शेयर बाजार ने आपको हमेशा, अगर आपने सक्षम रूप से निवेश किया है मजबूत कंपनियों में लंबी अवधि के लिए, तो मेरा अनुभव रहा है, मेरे ख्याल से मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव का अनुभव रहा होगा कि निराश नहीं किया शेयर बाजार ने। तो ये परिस्थिति आती जाती रहेगी और एक दिक्कत सबसे, हाँ, शेयर बाजार ने निराश कभी नहीं किया है और ये दिक्कत जो है सो आती है चली जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये दिक्कत शायद पहली बार, पता नहीं आप लोग ज्यादा सब बताएंगे, सुदीप सर इशारा कर रहे हैं, शायद पहली बार ये दिक्कत इतने लंबे समय तक चली है कि लोगों की आंखें पथरा गई हैं। सुदीप सर कुछ ऐड करना चाहते हैं? कि मैं आपने जो गिनाए जो प्रॉब्लम्स, उसके साथ एक बहुत बड़ा और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ जो शायद अभी तक हम लोग सब सही तरह से समझ नहीं पा रहे। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो डिसरप्शन, जिक्र नहीं किया, जो डिसरप्शन, जी जो डिसरप्शन हो रहा है, उसका शुरुआत लक्ष्मण जी हम लोग अभी देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है और डिसरप्शन भी बहुत जबरदस्त होगा। इस पे भी हम लोग आएंगे क्योंकि हमारे प्रोडक्ट कि ब्रेक का समय हो गया है, ब्रेक पे हमें जाना ही होगा। अब ब्रेक से लौटते हैं तो हम लोग इस दिलचस्प चर्चा को आगे जारी रखेंगे, क्योंकि दलजीत सर भी कुछ इशारा कर रहे हैं तो कुछ वो भी ऐड करना चाहते हैं, उनके पास भी आऊंगा। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा इस बात पर कर रहे हैं, क्रूड यानी कच्चा तेल आखिर कितना रुलाएगा और बाजार आखिर कम संभलेगा, या फिर बाजार किसी बड़ी गिरावट के लिए तैयार है, या फिर आपके लिए एक बड़े निवेश का मौका दे रहा है। इस पर चर्चा कर रहे थे तो अलग अलग चीजें निकल कर सामने आ रही थी। हमने एक सवाल पूछा था कि गिरावट बाजार में आती है, बाजार में टेंशन आता है तो टेंशन चला जाता है, लेकिन इतना लंबा समय तक टेंशन, बहुत कम मौके आते हैं जो रहता है शायद पहली बार, मुझे जहां तक की याद है। तो दलजीत सर चेहरा हिला रहे थे, मैं देख रहा था पीछे से। तो दलजीत सर आप सहमत नहीं है इससे? लक्ष्मण जी, बाजार को तो कहते ही है इट हैज टू क्लाइंब वॉल्स ऑफ वरीज। तो हर समय यहाँ पे परेशानियां, अभी हमने कुछ आधा घंटा लगभग बात की और काफी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत नकारात्मक सा एटमॉस्फेयर बन गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा सकारात्मक दीजिए। शो देखने के बाद मंडे को सब लोग अपना पोर्टफोलियो बेच न लें। कुछ अच्छी चीजें बताइए आप। हाँ, तो देखिए ऐसा होता है कि हर समय पे कुछ समय ऐसा आता है जब बहुत सारी नेगेटिव चीजें ज्यादा सामने एक साथ आ जाती है, बट उसमें से ही अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अब सिंपल सा अभी का एग्जांपल देखिए, पिछले 1-1.5 साल में हम लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मार्केट ने कुछ रिटर्न नहीं दिया, बट आज मैं एक स्टॉक देख रहा था, डिफेंस का, आपका बहुत पसंदीदा सेक्टर है, तो हालांकि डिस्क्लोजर वो स्टॉक हमारे पास नहीं है, एमटार, हमने 1-2 बार पहले बात जिक्र भी किया है, वो स्टॉक डबल हो गया 1 साल में। और ये कंपनी कुछ साल पहले तक एग्जिस्ट ही नहीं, मतलब
बहुत ही छोटे लेवल पे काम कर रही थी, काफ़ी R&D वगैरह कुछ कर रही थी, उसका कुछ लेवल ही नहीं था। तो ये स्थितियाँ जब इस तरीके की डिफ़िकल्ट सिचुएशन बनती हैं, उसमें कुछ नए सिस्टम, नई चीज़ें निकल के आती हैं। आज हम एयरोस्पेस के बारे में इतना बातें कर रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ आज अब एयरोस्पेस का नाम लगाओ तो स्टॉक अपने आप भागने लगते हैं। ठीक है, वैल्यूएशन अलग चीज़ है, वो हम अलग बात करेंगे, कोई 80 टाइम मल्टीपल पे आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना। बट अल्टीमेटली ये सब चीज़ें इस देश में बन तो रही हैं, शुरू तो हुई, जो आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले तक किसी को पता भी नहीं था, दिखता भी नहीं था। तो ऐसा नहीं है, ये 1.5-2 साल का समय खराब गया है, पिछले काफ़ी टमल्टुअस एनवायरनमेंट रहा, कोई ना कोई कारण बनता रहा। बट ओवर द पीरियड अगर हम देखेंगे, हमने एक स्टडी किया था कुछ साल पहले कि अब 7 ईयर का रोलिंग पीरियड इंडिया का लेंगे सिंस लास्ट 45-50 इयर्स, तो कभी भी 7 ईयर पीरियड में आपने लॉस नहीं बनाया। तो ये डेटा हाँ, है, ये आप इसको आप चेक नहीं कर नहीं सकते हैं। आप आपके फैक्ट को सपोर्ट करने वाली एक घटना तो दुनिया के हर शख्स को याद है कि जब कोविड का समय था, पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, तो लग रहा था कि अब दुनिया बस यही है, इसके बाद तो कुछ है नहीं। लेकिन उस निराशा के माहौल में जिसने आशा देखी, वो कुछ दिन के बाद पछता रहे थे जो इसमें शामिल नहीं हुए। कह रहे मैं उस टाइम पैसा लगाया होता, कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। बिल्कुल आपने सही कहा कि जितना खराब तस्वीर निकल कर आ रही है वैसा है नहीं, ये बहुत बड़ा मौका भी दे रहा है। अभय अग्रवाल साहब, इसी मौके मैं देख रहा हूँ जब जब बाजार गिरता है ना, तो कोई ना कोई एक सेक्टर आ जाता है उसको सपोर्ट करने के लिए। और जिसको हम लोग कहते हैं कि कई बार मेटल सेक्टर होता है, कई बार बाजार गिर रहा होता है तो कोई ना कोई एफएमसीजी सेक्टर आ जाता है, कभी आईटी सेक्टर भी निकल जाता है, कभी फार्मा सेक्टर भी निकल जाता है। तो इस गिरावट में कहाँ पे इस तरह के मौके आपको दिख रहे हैं अभी भी आने वाले दिनों में? नहीं, बिल्कुल आई थिंक आपका सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि पॉजिटिव सवाल है आपका कि मौके कहाँ पे हैं। देखिए क्राइसिस में ही अच्छा, लोग अपॉर्चुनिटी निगेटिव बहुत हो गए थे। नए सेक्टर्स निकलते हैं और जैसे कहते हैं मंथन होता है, समुद्र मंथन वैसे ही निकलता है। तो ये आपकी बात एकदम ठीक है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं। तो क्राइसिस, रिस्क वो तो हम देख रहे हैं, तेल के प्राइस बढ़ रहे हैं, मॉनसून शायद ठीक नहीं होगा। पर रुपया गिर गया, रुपया गिरा तो जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, फार्मा स्पेस मुझे लगता है एक बहुत बड़ा स्पेस है इंडिया में जो अभी भी नेसेंट स्टेज पे है और अभी भी लोगों का फोकस जो लार्ज जेनेरिक एक्सपोर्टर्स हैं, उनके ऊपर है। पर एक मैं देख रहा हूँ कि पूरा मिड और स्मॉल कैप का एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, जो काफ़ी इनोवेट कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च पे मार्जिन्स भी उनके अच्छे हैं, नए थेराप्यूटिक सेगमेंट्स को काफ़ी एडवांस थेराप्यूटिक सेगमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में और सीडीएमओ, सीआरओ, सीएमओ इन सब पे फोकस है। तो तो ये मुझे लगता है कि फार्मा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा मुझे लगता है कि जो ऑटो कंपोनेंट्स का स्पेस है हमारा, जिसमें मैं कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्टिव कंपोनेंट्स को गिनता हूँ, जो कंपनीज़ ने हमारी काम किया है और जो फ़ायदा उठाया है उन्होंने इतने लार्ज मार्केट का इंडिया में सीखने का, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। अब वो काफ़ी ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी देख रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स का, ग्लोबल कंपनीज़ बन रही हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में जो कि ग्लोबल जो मार्केट्स हैं, वो चाइना से कम एक्टिव कंपोनेंट्स लेना चाहते हैं इस समय। तो एक वो बहुत बड़ा सेगमेंट है इंडिया में ऑटो कंपोनेंट्स का जो बड़ा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स आपने आज पढ़ा होगा कि 75,000 लोगों की हायरिंग कर रहा है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। एप्पल का इंडिया में सबसे बड़ा ईएमएस प्लेयर बन गया है। तो मुझे लगता है ईएमएस में, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस था, अब वो इंटरनेशनल मार्केट्स पे भी जाएगा और रुपए का फॉल इन सबको सपोर्ट करेगा और सरकार से इनको अगर सपोर्ट और मिला, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, तो मुझे लगता है फार्मा, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट्स ये काफ़ी बड़े सेक्टर्स बन के इमर्ज होंगे अगले 4-5 साल में। तो ये काफ़ी बड़े सेक्टर के तौर पर निकल कर सामने आएंगे। सुदीप सर, कुछ ऐसे अच्छे-अच्छे बातें कर दीजिए। ऐसा लग रहा था कि हम लोग बहुत नेगेटिव हो गए थे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं लक्ष्मण जी। लॉन्ग टर्म के लिए तो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए इंडियन मार्केट में। शॉर्ट टर्म टर्बुलेंस है और उसको झेलना पड़ेगा। मैं अभय जी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। वैसे दिक्कत क्या है ना, दिक्कत क्या है सुदीप सर, ये जेनजी वाला जब से मामला आया है ना, तो जेनजी वाले बहुत लॉन्ग टर्म सोचते हैं नहीं। वो तो सोचते हैं आज लगाया कल रात तक दुगना नहीं हुआ तो फिर मामला खराब है, चलो कहीं और चलते हैं। इसी वजह से बिल्कुल सही है। पर देखिए, सिखाना होगा उन लोगों को। लक्ष्मण जी देखिए उनके लिए भी एक लेसन वही जरूरी है। उनके लिए भी एक लेसन जरूरी है। तो मुझे लगता है एक लर्निंग प्रोसेस उनका होगा इस जो टर्बुलेंट फेज से जाएंगे तो मैं जैसे कह रहा था, तो मैं अभय जी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। एज ए सेक्टर मुझे फार्मा एक कस्प ऑफ ब्रेक थ्रू लग रहा है। जैसे 20 साल पहले आईटी, इंडियन आईटी था,
मुझे लगता है इंडियन फार्मा आज उस स्टेटस पे है और तरह तरह के कंपनीज है फार्मा में। आज देखिए सन फार्मा, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, एक लेवल पे पहुंच गया है जहां पे 70% ऑफ देयर प्रोडक्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बन गए हैं आफ्टर ऑर्गेनम का एक्विजिशन के बाद। तो 70% तो वो डिफरेंट लीग पे चला गया कंप्लीटली। एक देखिए मैनकाइंड, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पूरा डोमेस्टिक फोकस्ड है, उसके लिए टैरिफ, ट्रम्प, ग्लोबल मार्केट्स कोई रिलेशन नहीं है। बाकी कंपनीज भी अपना अपना काम कर रहे हैं और जेनेरिक्स और एपीआईज में ये टैरिफ, ट्रम्प टैरिफ का भी कोई दिक्कत, कोई इश्यू नहीं है। करेंसी डेप्रिसिएशन जबरदस्त हुआ है, उसका बेनिफिट इस सेक्टर को मिल रहा है और एक तरह से इंडिया तो मुझे लगता है एक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा आने वाले दिनों में। जैसे हम लोग बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड बने हुए थे आईटी के चलते, अब एआई आ रहा है, थोड़ा डिसरप्शन उस चीज में हो रहा है, पर फार्मा में मुझे नहीं लगता है अगला 15-20 साल इंडिया का जो पकड़ होगा वो जबरदस्त होगा। तो फार्मा में और वैल्यूएशन भी आप चीज ध्यान दीजिए, हम लोग डिफेंस की बात कर रहे हैं, डिफेंस वगैरह में वैल्यूएशन मल्टीपल, ईएमएस में वैल्यूएशन मल्टीपल जो है वो हाथ लगाना में डर लगता है ऑनेस्टली, पर फार्मा में उस लेवल का वैल्यूएशन अभी भी नहीं है। एक थोड़ा बहुत रियलिस्टिक वैल्यूएशन अभी भी फार्मा में बाय एंड लार्ज है। तो मुझे तो लगता है बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है फार्मा में निवेश करने का। बहुत जबरदस्त। अब ऐसा कुछ बोलना चाह रहे थे बीच में? नहीं, आप वो जेंजी की बात कर रहे थे तो मैं कह रहा था कि हम सभी कभी ना कभी जेंजी थे, सब वहीं से सीख के निकले हैं। ये वाली जेंजी भी है, ये भी सीख के वैसे ही आ जाएगी। तो समय की बात है। नहीं, हम आप जब जेंजी थे तो उस टाइम शेयर बाजार नहीं होता था, तो हम लोग पास ऑप्शन था नहीं ना, तो ये क्रिप्टो होता था। तो अब जाकर के उनके पास ऑप्शन आ गया है, तो अब ये शेयर बाजार में हम लोग दिख रहे हैं। जेंजी वाले नेचर में हम लोग जब थे उस टाइम पैसा बचाना सोचते थे। दलजीत सर, कुछ जेंजी वाले चीज बता दीजिए, कुछ उन लोगों को अगर जल्दी फटाफट पैसा कमाना हो तो। फटाफट कमाना तो नहीं, ये जो सेक्टर सर ने बताए हैं इसमें एक दो सेक्टर और हम ऐड कर दें जहां हम लोग काफी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। जैसे एक तो पावर से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, तो उसमें लेकिन ये जैसे एनटीपीसी वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं हम कि वो बड़े जनरेटर वाली कंपनियां नहीं चाहिए हमको। उसमें बहुत सारे वैल्यू चेन में इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स बनाते हैं। तो जस्ट फॉर द नेम से एक टीडी पावर एक कंपनी है, किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स टाइप की कंपनी है। तो इस तरीके की चीजें आप ढूंढिए जहां पर आपको कुछ डिफरेंशिएटेड वर्किंग मॉडल है और वहां पर आपको काफी बड़ा पोटेंशियल आगे है। जो अगर ये कंपनियों में आप देखेंगे तो इनके ऑर्डर बुक 2-2 साल के लिए आगे बुक्ड है। तो इस तरीके का काम जो है वो पावर सेक्टर में, सेमीकंडक्टर साइड में, डेटा सेंटर से रिलेटेड एक्टिविटीज में, ये जो एरियाज हैं जो आपने जैसे कहा जेनजी को ये पसंद भी है, ये सब चीजें उनको ज्यादा समझ भी आता है, आई थिंक दे कैन रिलेट बेटर। तो उसमें आपको ये कंपनियां काफी इसमें ऐसी स्पेस में चीजें मिलेंगी और जो तो नया सेक्टर उभर रहा है और इसमें वैल्यूएशन कहीं कहीं थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, बट आपको फिर भी उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। हालांकि जेनजी के अलावा जो थोड़े से उसके बाद वाले जो सेगमेंट है ना, या हम लोगों के सेगमेंट वाली बात करें तो उनके लिए एक सेक्टर मैंने चुना है। उस पर गौरांग शाह साहब मुहर लगाएं कि नहीं लगाएं, पूछता हूं उनसे कि जब निराशा का माहौल होता है, विफलता मिलती है तो लोग भगवान के शरण में जाते हैं। तो जो धार्मिक टूरिज्म है ना, अयोध्या जाना, बनारस जाना, वैसे रामेश्वरम जाना, तो वहाँ पे टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, भीड़ वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े। तो टूरिज्म सेक्टर को कैसे देखना है गौरांग शाह साहब? उभरता हुआ क्षेत्र है और मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं चलता है। नहीं, हाँ एग्जैक्टली, मैं वहीं पर आ रहा था। ना ट्रम्प का चलेगा, ना ये जो युद्ध चल रहा है उसका चलेगा। ठीक है, महंगाई अगर आती है तो लोग अपने पर्यटन को लेकर के, छुट्टियों को लेकर के थोड़ा दिन कम कर देते हैं और थोड़े बहुत अफोर्डेबल जगह पर चले जाते हैं। एस्पिरेशंस यानी आकांक्षाएं जो होती है वो अपने आप में कम हो जाती है। लेकिन पसंद आता है जहां पर आपके हॉस्पिटैलिटीज है, जैसे होटल सेक्टर है। सभी डिस्क्लोजर्स सभी के आपके समक्ष और इस कार्यक्रम के समक्ष रखते हुए ये मैं बात कर रहा हूँ। तो इंडियन होटल जैसी कंपनियां हैं। एविएशन में हालांकि इंटरग्लोब ने 4-5% की नीचे की तरफ के दायरे देख रहे थे शुक्रवार को हमने, लेकिन यहाँ पर भी सरकार काम कर रही है। एक फॉर्मूला आवाज पे ही मैंने सुना था कुछ न्यू फॉर्मूला एटीएफ के प्राइसिंग को लेकर के। और एक क्षेत्र जहां पर मैंने पहले भी चर्चा करी है वो है रक्षा क्षेत्र। लक्ष्मण जी, ये क्षेत्र मेरे ख्याल से आने वाले 3 या 5 साल या उससे ज्यादा, क्योंकि जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है और जिस प्रकार के ये उपकरण बनाते हैं,
हाई टेक्नोलॉजी, प्रिसाइज, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग का एक आउटकम होता है। इसके लिए आपके पास समय सीमा लंबी होनी चाहिए और ऑर्डर बुक, ये तो सिर्फ शुरुआत है मेरे ख्याल से रक्षा क्षेत्र के लिए जुड़ी हुई कंपनी। हालांकि रक्षा क्षेत्र में एक चीज और है जो आपने कहा, आगे चलकर हम लोग कभी चर्चा करेंगे, शो का समय चूंकि खत्म हो रहा है, वो ये कि रक्षा क्षेत्र में अब गोली बारूद, बम, टैंकर और बड़े बड़े फाइटर जेट की बजाय छोटे वोटे जो मशीनें होती हैं ना, वो बड़े कारगर साबित हो रही हैं। वो उस पर कोई कंपनी होगी तो हम लोग आगे चलकर चर्चा करेंगे अगले आवाज अड्डा में। लेकिन फिलहाल आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।